हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। जैसे कि ग्रुप 4 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करना और फॉर्म अप्लाई करते समय अपने पोस्ट कोड को ध्यान से सोच समझकर फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी सिलेक्शन होगा तो हमें अपने फिल किए गए पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही जॉब प्राप्त होगी। ठीक है। इसके लिए एक शाम को वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको क्लियर तरीके से बता दिया जाएगा कि कैटेगरी के हिसाब से कौन सा पोस्ट कोड हमें पहले डालना चाहिए और कौन कौन से पोस्ट कोड पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल पर कंप्यूटर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें थ्योरी क्लास में पूरी तरह से कंप्यूटर को कंप्लीट किया है। हम इसके PYQs भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये PYQ आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे क्योंकि ये हर एग्ज़ाम्स का निचोड़ है और हम इसको थोड़ा डीप में स्टडी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? देखो, एनालॉग कंप्यूटर एक यंत्र है जो भौतिक राशि जो कि लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि लगातार बदलती रहती भौतिक राशियाँ जैसे कि वोल्टेज, धारा, टेम्परेचर आदि इन सब पर कार्य करता है। ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के विपरीत होता है क्योंकि एनालॉग में हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों के द्वारा कैलकुलेशन होता है और डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में मतलब कि बाइनरी नंबर में वर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? ये एक स्वतंत्र कंप्यूटर है, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र है और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है और ये स्टाफ के लिए उपलब्ध सभी पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। इसका राइट आंसर सटीक तरीके से ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लैपटॉप क्या है? देखिए, लैपटॉप छोटे हल्के कंप्यूटर है जो सूटकेस में आ सके। देखो, लैपटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कि छोटा, हल्का और सुविधाजनक होता है। ये कंप्यूटर एक सूटकेस या बैग में आसानी से हम रख सकते हैं और इसका उपयोग हम अलग अलग जगह जाकर कर सकते हैं। लैपटॉप में आमतौर पर एक बिल्ट इन कीबोर्ड होता है, माउस और डिस्प्ले होता है और ये बैटरी से चलने वाला उपकरण है। सुपर कंप्यूटर में ये सारी फैसिलिटी होती है। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली है। ये बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी इसके राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इन चारों ऑप्शन को पढ़ो और समझो। देखो, जो सही नहीं है वो है पॉमटॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। पॉमटॉप कंप्यूटर को पॉमटॉप या हैंडहेल्ड पीसी भी कहा जाता है, लेकिन इसे पायो कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। पॉमटॉप कंप्यूटर एक छोटा, हल्का और पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो कि हम जेब में आसानी से रख सकते हैं। ठीक है। ये आंसर इसका सही आंसर होगा जो कि गलत है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर का विकास कब हुआ, किसने किया, यह आप बताइए। सही आंसर है कंप्यूटर मतलब कि बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका विकास यहाँ पर जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब ये कब किया? याद रखना, ये किया सन 1945 में। इसका विकास, इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया।
जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया और ये किया है सन 1945 में। ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑन द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का वर्णन हुआ है। यह संरचना आज भी कंप्यूटर की बुनियादी संरचना के रूप में उपयोग किया जाता है। इस संरचना के कुछ निम्न बिंदु हैं, निम्न घटक हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं सीपीयू, ठीक है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? हम सभी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है और हम बोल सकते हैं कि यह विशेष रूप से जटिल और बड़े पैमाने पर गणनाओं को हल करने का समस्या समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम कई सारे क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में, क्रिप्टोग्राफी में और डेटा एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, इन चीज़ों में किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि सुपर कंप्यूटर में कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि हाई स्पीड और बोल सकते हैं हाई कैप स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, और बोल सकते हैं और सिक्योरिटी इसमें अच्छी है, सिक्योरिटी है, और यह महंगा है और जटिल हार्डवेयर है इसमें, जिनका हम यूज़ बड़े बड़े अनुसंधानों में करते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? राइट आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ हम सामान्य रूप से करते हैं। अब देखो, ये डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर डिजिटल संकेतों का यूज़ करके हम डेटा को प्रोसेस करवाते हैं और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको डिजिटल रूप में हम सेव रखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हम कई सारी जगह करते हैं, जैसे कि हम अपने व्यक्तिगत उपयोग में करते हैं, व्यवसाय में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं अपने अनुसंधान में। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी कई प्रकार की क्वालिटीज़ है। डिजिटल कंप्यूटर एक उच्च गति प्रोसेसिंग है और ये हम हाई स्तर पर इसका सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डेटा एकदम सटीकता से हमें प्रोवाइड करता है और कई सारे सॉफ्टवेयर का ये समर्थन करता है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जो कि वोल्टेज, इस प्रकार कांटेदार, इन चीज़ों के रिजल्ट को सेव करता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर अपने बाइनरी फॉर्म का इस्तेमाल करता है और डेटा को सेव करने का काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की फैसिलिटी को अपने अंदर रखता है। ठीक है, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। आप मेरे को बताओ कि ऑप्टिकल कंप्यूटर यहाँ पर लिखा है तो ये क्या है, या फिर ये वाकई में है भी कि नहीं? अगर है तो क्या करता है ये आपको सर्च करना है। ठीक है, आपको लिखना है ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या है, इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं फिर बता दूं कि ये जो ऑप्टिकल कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर किसको, प्रकाश को सांकेतिक रूप से उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ये कंप्यूटर हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा तेज़ होता है और ज़्यादा ही कुशल होता है। ठीक है। अगर ऑप्टिकल कंप्यूटर के बारे में समझोगे तो ये ऑप्टिकल फाइबर, लेज़र, फोटो डिटेक्टर और ऑप्टिकल स्विच, इस प्रकार की चीज़ें इसमें समाहित होती है। इसके भी लाभ है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ और प्रोसेस करता है और ये अच्छे ऊर्जा का कुशल संचालक है, सुरक्षित डेटा रहता है और उच्च क्षमता वाले डेटा स्टोरेज का इस्तेमाल करता है। ठीक है। इसका यूज़ कई जगह होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है, डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटर में यूज़ होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, और जो भी उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी रही है? हमारा राइट आंसर है
ए बी सी में से सी। अबेकस। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जो कि लगभग हम बोल सकते हैं 2500 वर्ष पुराना, एक 2500 वर्ष पूर्व चीन में विकसित किया गया था। ठीक है, ये एक फ्रेम पर रखे गए गोलियों या फिर आप जानते हैं बीजों का उपयोग करके गणना करने के लिए डिजाइन हुआ था। आप जानते होंगे कि अब एक इस प्रकार की पट्टी आती है जिसमें एक साइड लिखने का होता है और एक साइड इस प्रकार की तार की सरिया लगी होती है जिसमें गोलियां रहती है इस प्रकार से यही हमारा अबेकस है। ठीक है, अबेकस का उपयोग हम जोड़ घटाव गुणा और भाग इन चीज़ों में करते थे। चीज़ है जो कि हमारा कैलकुलेशन में यूज़ होता था। अबेकस को सबसे पहले गणना यंत्र माना गया क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस रहा है और हमको गणना करने में हेल्प करता था। अन्य विकल्पों में से घड़ी एक समान यंत्र है। अन्य विकल्पों में से अगर हम देखें तो घड़ी एक क्या है, समय मापन यंत्र है। जबकि डिफरेंस इंजन क्या है, ये एक अधिक जटिल गणना यंत्र है जो कि 19वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। ठीक है, और किसने किया था उसका नाम आप कमेंट में लिखेंगे। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? ऑप्शन ए, पेकमैन खेल के लिए बना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो, पेकमैन जो है, पेकमैन एक प्रसिद्ध आर्केड खेल है ना, जो कि कब बना था, ये 1980 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? टोरू इवाटानी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये खेल एक छोटे पात्र को नियंत्रित करने के बारे में है जो कि एक मेज पर घूमता है और छोटे बिंदुओं को खाता है जबकि उसे बड़े और खतरनाक पात्रों में बचना होता है। ये एक छोटा सा गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? सही आंसर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। अब कब किया था तो ये डेट ध्यान रखना। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में किया था। जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ इस डेट को आप ज़रूर ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 1642 में मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। ये कैलकुलेटर जोड़ घटाव करने में सक्षम था और इसका उपयोग व्यावसायिक और वैज्ञानिक गणनाओं में होता था। पास्कलाइन एक महत्वपूर्ण आविष्कारक था जिसने मैकेनिकल कैलकुलेटरों के विकास की शुरुआत की थी। पास्कलाइन के बाद उसके बाद कई सारे वैज्ञानिक और आविष्कारकों ने मैकेनिकल कैलकुलेटर को और अधिक उन्नत और शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए हैं। लिनक्स का एक उदाहरण है। लिनक्स का एक उदाहरण है। देखो, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह आप हमेशा याद रखना। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका अर्थ क्या है, इसका स्रोत कोड खुला और मुफ्त है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स को कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई भी संगठन डाउनलोड कर सकता है और इसका यूज़ कर सकता है और इसके स्रोत कोड को भी संशोधित कर सकता है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखो, ये फ्री है, पहली बात तो ये फ्री है और दूसरी बात ये ओपन है। ठीक है, इसके सोर्स कोड ओपन है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक समुदाय द्वारा समर्थन और विकसित किया गया है। ठीक है, ये हम इसको हम संशोधन भी आसानी से कर सकते हैं और इसकी सिक्योरिटी और स्थिरता में हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के डिवाइसों पर चल रहा है जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर और मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। क्या होता है?
देखिए, हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कि बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। ठीक है, उस समय बूटिंग की प्रोसेस होती है। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। यह प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को शुरू करने के लिए होती है। यह प्रोसेस तभी होती है जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, क्योंकि ओएस को शुरू करने के लिए आवश्यक फाइलें और रैम में ड्राइवर्स लोड होते हैं। ठीक है, जब पावर ऑन होता है, कंप्यूटर को चालू करते हैं तब, और हम कह सकते हैं कि जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब कि ये किसे चलता है, UEFI के द्वारा शुरू होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को पहचानता है और ओएस को शुरू करने के लिए आवश्यक फाइलें और ड्राइवर्स को लोड करता है। ये जो ओएस है, जब ये लोड होता है तो ये ओएस को रैम में लोड किया जाता है और ये कंप्यूटर को नियंत्रित करना शुरू करता है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? क्यों किया जाता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना सिस्टम को बूट करने का एक आसान सा ऑप्शन है। बूट करने का अर्थ यह है कि कंप्यूटर को शुरू करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि ओएस को लोड करना। ये प्रोसेस तब होती है जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं, और ओएस को शुरू करने के लिए हमको कई सारी फाइलें और ड्राइवर्स को लोड करना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम को बूटिंग की प्रोसेस। बूटिंग की प्रोसेस तो बता दी, पावर ऑन होता है और जो बायोस होता है वो शुरू होता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को पहचानता है। जब ओएस लोड होता है तो रैम में लोड किया जाता है और ये कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम शुरू कर देता है। इस प्रकार हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? FAT32 और NTFS। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम है, इनको आप ध्यान रखना। ये एक पुराना फाइल सिस्टम है, ठीक है, और ये विंडोज़ 95 और 98 में चलता था। ठीक है, ये आजकल हमने सुना नहीं है। ये फाइल सिस्टम 32 बिट फाइल नामों पर था और ये अधिकतम 2 TB तक के ड्राइव को एक्सेप्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सही है? चलो भाई बताओ तो, अब ये आपके लिए है। निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सही है? देखो, सबसे पहले तो आप ये बताना है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आप इसका आंसर दे दोगे तो मैं इसके बारे में कई सारा डेटा आपको कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको तो आप दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1969 में वेल लैब्स में विकसित किया था। 1969 में किसमें? वेल लैब्स में विकसित किया गया था। ये एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कई सारे प्रकार के हार्डवेयर पर चल सकता है। इसकी क्या क्या विशेषता होगी कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं? देखो, इसमें मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग जैसी फैसिलिटी है। ये पोर्टेबल है और फ्लेक्सिबल है, और इसमें सिक्योरिटी भी अच्छी है और एक्सिस में कंट्रोल है। विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर आसानी से चल सकता है। ठीक है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर दूसरे विकल्पों की हम बात करें तो .NET एक प्रकार का सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि विंडोज़ पर चलने वाले एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जावा क्या है? जावा हम सब जानते हैं कि एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल होती है। अगर हम माया की बात करें तो ये कोई लड़की का नाम नहीं है।
माया एक प्रकार का 3D ग्राफिक्स और एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विभिन्न प्रकार के मीडिया और मनोरंजन उद्योगों में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? देखिए, उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप ध्यान रखना कि उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये उबंटू डेनियन लिनक्स के आधार पर बनाया गया है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, सर्वर और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उबंटू की क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो देखो, ये वेब ब्राउजिंग और ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफिस वर्क और प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी है। प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया है। गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं और सर्वर और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? कहानी टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में तो लिखा ही जाता है ना। देखो, वर्ड प्रोसेसर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने या फिर उसको एडिट करने या फिर प्रिंट करने के लिए उपयोग करते हैं हम। मेन रूप से इसका उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाना। आपने वर्ड में काम किया होगा, यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लिखते हो, उसको जमाते हो और उसको जमाने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में या फिर आप एनालॉग फॉर्म में, एनालॉग बोले तो हम ऑफलाइन फॉर्म में इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं, लेटर लिखना, ईमेल लिखना या फिर कोई रिपोर्ट लिखना, इनमें काम किया जाता है। या फिर कोई स्टोरी लिखना, कोई लेख लिखना, ठीक है, या फिर अन्य टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, इनमें काम करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करना, उनको प्रिंट करना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चित्र डालना, टेबल बनाना या फिर अन्य ऑब्जेक्ट को जोड़ना, ये सब काम होते हैं। दूसरे विकल्पों की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर पेंट करने के लिए, ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब का, फोटोशॉप का, इनका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर लिखा है आकृति ड्रॉ करने के लिए, तो आकृति ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकेड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम आगे बात करें आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए, तो आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? हम सभी जानते हैं, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, देखो, एग्जीक्यूटिंग कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है और यह प्रोसेस में कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा कमांड को समझने और उसके अनुसार काम करने की अनुमति देता है। एग्जीक्यूटिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है, जैसे हम बोल सकते हैं फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग, इस टाइप से कर सकते हैं। अब फेचिंग क्या होता है? देखो, फेचिंग ये होता है कि कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा कमांड्स को मेमोरी तक फेच करना, प्राप्त करना। डिकोडिंग ये होता है कि प्रोसेसर द्वारा कमांड्स को डिकोड करना और उसका अर्थ समझना। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग ये होता है कि प्रोसेसर के माध्यम से कमांड्स को अपने अनुसार, जो भी कमांड्स दी है उसके हिसाब से उसको फॉलो करना, काम करवाना। और स्टोरिंग का मतलब तो हम सभी जानते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं उनको मेमोरी में सेव करना, स्टोर करना, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमने अभी तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो आप चैनल पे जाइए और सारे PYQ लगा लीजिए। आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 नए नए फैक्ट पता चलेंगे। इससे बेहतर पढ़ाई आपकी कहीं हो नहीं सकती। और अगर आपको कंप्यूटर के थ्योरी क्लास देखना है तो 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जानकारी उस वीडियो लेक्चर में होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चन 95% क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कंप्यूटर के। ठीक है, ऑल द बेस्ट।